मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, हम लोग लंबे समय से बोधगम्यता पर बातें कर रहे हैं, कंप्रिहेंशन पर बातें कर रहे हैं। बहुत विस्तार के साथ हम लोगों ने इस टॉपिक पर बातें की हैं। किस किस तरह के शब्द को लेकर के प्रश्न बनाए जाते हैं, उनके अर्थ क्या हैं, इन पर हम लोगों ने बातें की। कैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप इससे जुड़ी हुई चुनौतियों से निपटेंगे, इस पर हमने बातें की। और साथ ही साथ 2023 के कुछ प्रश्नों को लेकर के भी हमने बातें की, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब से आपकी जो क्षमता है उसमें इजाफा हुआ होगा और आपकी जो दृष्टि है वो ज्यादा स्पष्ट हुई होगी, भ्रमों का निराकरण हुआ होगा। आप यूं कह लीजिए कि धीरे धीरे चलते चलते अब हम समापन के लगभग लगभग करीब पहुंच गए हैं। अब मैं आपके सामने एक अलग तरह के परिच्छेद को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पिछले साल दो परिच्छेद ऐसे आए हैं जिनका संबंध उस तरीके से नहीं है जिन पर हम लोगों ने चर्चा की है। उदाहरण के तौर पर अभी जो मैं परिच्छेद आपको पढ़कर सुनाऊंगा और जिसे मैं हल करने की कोशिश करूंगा, देखिए कि उसमें क्या पूछा गया है। यह है क्वेश्चन नंबर 21, सेट डी। इसका प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विभिन्न हितधारियों को जल का उचित और सामयिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्तियुक्त, व्यावहारिक और तात्कालिक कार्यवाही को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। इसमें तात्कालिक कार्यवाही यानी कि तुरंत इस समस्या का जिससे कि हल हो सके, या कह लीजिए कि जल्दी से जल्दी हल हो सके, और बहुत ही युक्तियुक्त तरीके से और बहुत ही व्यावहारिक तरीके से, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से इसका हल क्या हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परिच्छेद में कोई समस्या रखी गई होगी और उसका हल कौन सा हो सकता है, चारों विकल्पों में से सर्वोत्तम आपको ढूंढना है। राइट। यहां मैं एक बात आप सबसे जरूर कहना चाहूंगा सलाह के बतौर, कि देखिए अनुगत क्या है, पूर्व धारणाएं क्या है, मर्म क्या है, इन पर हम लोग बातें कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं थोड़ी सी जटिलता लिए हुए हैं, थोड़ी सी सूक्ष्मता लिए हुए हैं। वहां भ्रम की संभावनाएं कुछ ज्यादा रहती हैं, खासकर विकल्पों को जब हम पढ़ते हैं तो। लेकिन अब मैं जिस तरह के परिच्छेद की बात करने जा रहा हूं, जो पूछे भी गए हैं, और उनमें से एक पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा, मैंने पाया है कि इस तरह के प्रश्नों में भ्रम की गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं रहती। यदि आप परिच्छेद को थोड़ा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो विकल्पों में से सही विकल्प तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसलिए मेरी एक सलाह है, और वो ये कि यदि इस तरह के परिच्छेद पूछे जाएं तो आप उनसे पीछे मत हटिएगा कि अरे इसमें तो नई चीज पूछ ली गई है, इसमें तो नया तथ्य रख दिया गया है, इसकी तो तैयारी हमने की ही नहीं, इसकी तो हमने प्रैक्टिस ही नहीं की है। इस तरह के थॉट्स उस समय दिमाग में आते हैं क्योंकि आप समय के दबाव में चल रहे होते हैं। लेकिन वहां ऐसे समय पर आप मेरी इस बात को याद रखिएगा कि आपके सामने अब जो परिच्छेद आया है वो कंपैरेटिवली आसान है। इस पर तो आपको छक्का लगाना ही लगाना है, राइट? उसे छोड़िएगा मत। तो आइए अब हम परिच्छेद देखते हैं। प्रश्न क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूं। विकल्पों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप विकल्प याद भी रखने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं होगा। इसलिए विकल्प पढ़ करके अपना समय नष्ट न करें। प्रश्न देख लें ताकि आपको ये पता लग जाए कि परिच्छेद में से आपको क्या पकड़ना है। परिच्छेद जब पूरा हो जाए तब फिर आप विकल्पों को पढ़ें और उसमें से सर्वोत्तम का चयन कर लें। राइट फ्रेंड्स? तो आइए पहले परिच्छेद को देखते हैं। हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं। 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से 14 में पहले से ही जल की तंगी है। 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है, जिनमें से 1/3 लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां जल का अभाव है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांगे और कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता तथा तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण जल की तंगी को और बढ़ाएंगे। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़कर जल राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं। इसके विभिन्न हितधारियों की आपस में होड़ लेती मांगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है कि द्रोणी ब्रैकेट में दिया हुआ बेसिन पर आधारित रीति से संघटक क्षेत्रों के और राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है कि नदी द्रोणी की क्या विशिष्टताएं हैं,
उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और मांग कितनी है, कितना दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी आदि। और साथ साथ नदी और जल भर की पर्यावरणीय जरूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये परिच्छेद है। इस परिच्छेद की सबसे बड़ी चुनौती क्या है मालूम है? जो मुझे महसूस हुई वो ये कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी जनरल नॉलेज का एक टुकड़ा पढ़ रहे हो, है ना। पॉलिटिकल साइंस का ले लीजिए, जहां नदी जल बंटवारे के बारे में हम कोई अंश पढ़ रहे हो और जानने की कोशिश कर रहे हो कि संवैधानिक दृष्टि से नदी जल विवादों का हल क्या हो सकता है। मतलब मैंने ऐसा व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया। आपके जो अपने अनुभव हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया। इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ी चुनौती है इसके सामने वो ये है कि कैसे हम अपने को जनरल नॉलेज के हस्तक्षेप से बचाएं। क्योंकि देखिए, जो हमें उत्तर ढूंढना है वह उत्तर इसी परिच्छेद पर आधारित होना चाहिए, जनरल नॉलेज पर आधारित नहीं। हमेशा याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा संकट होता है। दूसरे परिच्छेदों के साथ भी होता है, लेकिन इसके साथ तो बहुत स्पष्ट तौर पर हो रहा है, क्योंकि हल पूछ रहा है ना कि सर्वोत्तम कार्रवाई क्या हो सकती है। तो वे सर्वोत्तम कार्रवाई और व्यावहारिक भी पूछ रहा है, तो हमारे दिमाग में आता है कि यार ये तो फिर इसी तरह का हो रहा है जो संवैधानिक दृष्टि से या कानूनी दृष्टि से संभव हो, अदरवाइज वो व्यावहारिक कैसे होगा। तो व्यावहारिक, सर्वाधिक युक्त तात्कालिक कार्रवाई, ये आपको उलझाने के लिए आप यूं कह लीजिए कि बकायदे फिल्डर्स खड़े किए गए हैं कि आप रन न बना पाए। यहां आपको अपना संतुलन बना के रखना होगा, अपने को भ्रमित होने से बचाना होगा। ठीक है, अब हम इसके विकल्पों को देखते हैं। ए, जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यावहारिक, विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। ये ए है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए कि इसमें जो बात कही गई है कि नीतिपरक ढांचा मतलब एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी हम इसको तुरंत स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास 3 और विकल्प शेष है। बी है, देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जलभरों का निर्माण किया जाना चाहिए। जलभर का मतलब वाटर बॉडी समझ लीजिए, मोटे तौर पर वाटर रिजर्वायर। अब आप देखिए कि कहीं भी नदी तंत्र को जोड़ा जाए, इसमें यह बात नहीं कही गई है। यह बात अलग है कि हम इस कोशिश में लगे हुए हैं, नदियों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिंचाई के लिए या पानी पीने के लिए जो कभी दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों को हम दूर कर सकें। तो जनरल नॉलेज की दृष्टि से तो ये ठीक है, लेकिन जब आप इस परिच्छेद में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको दूर दराज तक यह तथ्य मिलेगा ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि यह तो नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा कि इसके जो विकल्प होते हैं बहुत स्पष्ट होते हैं, आपको उलझाने वाले नहीं होते। सी, जल के अधिक वाले क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए। आप देखिए कि आखिरी जो पैरा है इसका या आखिरी वाक्य है जो बहुत लंबा है, जो इससे शुरू होता है कि उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है कि, और इसके बाद उसने मापदंड बता दिए हैं। तो उसमें तो मापदंड में भी इनका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है कि नदी तंत्र को जोड़ा जाए या जल के अधिक वाले क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच में नहरें बना दी जाएं, कहीं भी आपको नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि ये भी नहीं है। डी है, जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रकों की जल की मांग कम की जानी चाहिए। मैंने पढ़ा, आपने सुना, क्या दूर दराज तक यह तथ्य आपके दिमाग में आया? सुनने पर, पढ़ने पर, जनरल स्टडीज के आधार पर नहीं। तो आपको लगेगा कि नहीं, दिमाग में तो ये भी नहीं आ रहा है कि सर ने ऐसा कुछ पढ़ करके सुनाया है। तो अब कौन सा बच जाता है? ए बच जाता है। जब आप ए का चयन करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी झिझक हो, क्योंकि सीधे सीधे इस तरह की कोई बात इसमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन चारों में जो सर्वोत्तम होगा वो कौन सा हो सकता है? ये यही हो सकता है, क्योंकि इसमें जो तात्कालिक कार्यवाही है ना, तो तात्कालिक कार्यवाही का मतलब है कि आप एक्शन ले सकते हैं। ये नहीं कि तत्काल वो हल हो जाए, आप एक्शन ले सकते हैं। तो नीति तो आप बना सकते हैं, तुरंत नीति बना सकते हैं। तो वो जो कह रहे कि मापदंड तैयार किए जाने चाहिए इन आधारों पर, तो मापदंड कौन तैयार करेगा? साफ कह रहा है कि आप ऐसी पॉलिसी बनाइए, कानून बनाइए। तो दोस्तों उत्तर है ए। बहुत ही सरल परिच्छेद है ये, बहुत ही सरल तरीके से प्रश्न पूछा गया है और बहुत सरल सरल विकल्प भी दिए गए हैं। मुझे लग रहा है कि यदि इस पर चर्चा मैं नहीं करता तो शायद आप भी इसे पकड़ सकते थे, लेकिन कुछ बातें मुझे विशेष रूप से आप सबको इसके बारे में बतानी थी ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसे प्रश्नों को लेकर किसी तरह से भयभीत होने से मैं बचा सकूं और आप पूरे निडरता के साथ उन्हें हल कर सकें।
तो दोस्तों इसके बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।